जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान राधे श्याम गुर्जर जी का, और ये लिखते हैं कि नीचे बिस्तर ऊपर खाट, जे देखो गोरी के ठाट। आगे लिखा है मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। तो दोस्तों आज हम इनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आते हैं मूल कहानी पर। पहली लाइन में लिखा है कि नीचे बिस्तर ऊपर खाट। देखो किस किस ने कब कब नीचे बिस्तर ऊपर से खाट लगाई है, ये हम बताएंगे आज आपको कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से। क्या होता है कि जब भगवान राम विवाह करके माता सीता को अयोध्या में ले आए, और जब अगले ही दिन ये घोषणा होने वाली थी कि भगवान राम को राज्य तिलक दे दिया जाए, उनको राजा बना दिया जाए, तो उस समय क्या होता है दोस्तों, मंथरा को यह पता चलता है। तो मंथरा दौड़ी दौड़ी जाती है कैकेयी के पास में, और कैकेयी से कहती है, अरे कैकेयी, तुम्हारे भरत जी तो यहां है नहीं, और राज तिलक हो रहा है उनके पीछे से राम का, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देती हूं, तुम ऐसा करो कि किसी भी प्रकार से इस राज तिलक को रुकवा दो और अपने भरत के लिए राज मांग लो। तो दोस्तों कैकेयी ने कहा कैसे, कि तुम्हारे दो वरदान हैं, उन दो वरदानों को मांग लो और तुम नाराज हो जाओ, कोप भवन में चली जाओ। तो दोस्तों कैकेयी चली जाती है कोप भवन में। वहां जाकर के उसने बिस्तरों को नीचे पटका और फिर खाट को उल्टी किया, और उल्टी खाट में जाकर के लेट गई। जब महाराज दशरथ को इस बात का पता चला कि हमारी कैकेयी कहां है, तो किसी ने बता दिया कि वह तो महाराज कोप भवन में पड़ी हुई है। तो महाराज कोप भवन में पहुंचे, वहां जाकर के देखा कि कैकेयी ने खाट को उल्टा कर रखा है, नीचे बिस्तर और उसके ऊपर उल्टी खाट, और उस पर कैकेयी पड़ी है खाट को उल्टी करके। तो श्रीमान राधे श्याम गुर्जर जी, एक तो आपकी पहेली इस जगह पर लगती है कि नीचे बिस्तर ऊपर खाट, जे देखो गोरी के ठाट। महाराज दशरथ परेशान हो गए। महाराज दशरथ ने कहा कि ऐसा क्या हो गया, तो इस पर कैकेयी ने वहां पर त्रिया चरित्र फैला दिया, ऐसा ठाठ फैलाया, महाराज दशरथ मजबूर हो गए। महाराज दशरथ कहने लगे कि बताओ आपके लिए क्या किया जाए। तो रानी कहने लगी कि मैंने आपके लिए मेरे दो वरदान धरोहर के रूप में रखे थे, आज मैं उनको लेना चाहती हूं, इसलिए आप उन दो वरदानों को मुझे दें। महाराज दशरथ कहने लगे कि आप कभी भी ले सकती हो, ऐसा क्या है उन वरदानों में कि मैं चाहूंगी जो लूंगी। तो दोस्तों उसमें पहले वरदान में तो अपने पुत्र भरत के लिए राज मांग लेती है कैकेयी, और दूसरे वरदान में 10 और 4 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को मांग लेती है। तो एक तो यहां आपकी ये पहेली हो गई पूरी। इसके पश्चात दूसरी जगह हम बताते हैं कि क्या होता है दोस्तों, जब पूरनमल की मां अर्थात मौसी ये देखती है कि पूरनमल जवान लड़का है और किसी भी तरह से ये मेरे प्यार में फंस जाए तो इससे बड़ी सुंदर संतान पैदा होगी, तो मौसी देखती है कि इसका पिता तो बुढ़ा हो गया, तो पूरनमल अपने साथियों के साथ में
गेंद का खेल खेलने चला जाता है मौसी के महल की तरफ, जहां पर वो और उसके साथी गेंद का खेल खेल रहे थे। पूरनमल ने जैसे ही छक्का लगाया तो वह गेंद मौसी के महल में चली गई। दोस्तों, इस प्रकार से मौसी उस गेंद को रख लेती है, लेकिन महाराज क्या करते हैं, पूरनमल उस जगह पर नहीं जाते हैं, बाग में चले जाते हैं। और बाग में भी क्या देखा कि उनको बुलवा लिया मौसी ने कि पूरनमल, तुम्हें तुम्हारी मौसी याद कर रही है। जब मौसी गई, मौसी के पास पूरनमल गए, कहने लगे कि मौसी बताओ क्या बात है। तो उसने जो अपने प्यार का इजहार किया, तो इस पर पूरनमल ने कहा कि तुम मेरी मां के समान है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इतना कहने पर मौसी लिपटती है और उनके फेंटा कटारी वहीं पर गिर पड़ते हैं, जिनको वो सबूत के लिए उठा के रख लेती है। जब महाराज आते हैं तो देखते हैं उल्टी नीचे बिस्तर उल्टी खाट करके कोप भवन में मौसी पड़ी हुई है पूरनमल की। पता चला कि वह तो कोप भवन में है, तो देखा उसने सारी बात कह डाली पूरनमल के बारे में, और सबूत के लिए फेंटा कटारी भी दिखा दी कि देख लो, ये तुम्हारे पूरनमल की करतूत है। दोस्तों, उसका अंजाम ये हुआ उस गोरी के ठाट का कि पूरनमल को मरवा करके और एक झेरे टाइप कुएं में डलवा दिया गया। मरा पड़ा हुआ है उसमें, लेकिन वहां होके गुरु गोरखनाथ निकल रहे थे। जब देखा कि इस कुएं में कौन पड़ा है, तो एक चेला ने कहा कि मुझको तो ऐसा ही लगता है गुरुजी, सुनो, मारा पूरन ये चेला तुम्हारा गया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये पूरन चेला मारा गया। लेकिन पूरनमल सबसे प्यारा था गुरु गोरखनाथ को, उन्होंने उसको जीवित किया और अपने साथ ले गए। तीसरी जगह श्रीमान राधेश्याम गुर्जर जी, हम ले चलते हैं आपको रूप बसंत की कहानी पर। रूप बसंत की मां के मरने के पश्चात महाराज शंखपति ने एक राजा की लड़की की शर्त को पूरा करके विवाह कर लिया। तो रूप बसंत की मौसी भी जवान थी और महाराज शंखपति बुड्ढे थे। देखती है कि मैं क्या करूं राम, मुझे बुड्ढा मिल गया, इस प्रकार से वह सोच रही थी। तो अब उसने क्या किया कि देखती है और रूप बसंत दोनों गेंद खेलने के लिए मौसी के महल की तरफ चले गए। धीरी सिंह उनके काका श्री ने मना किया था कि बेटो उधर आप गेंद खेलने नहीं जाओगे, लेकिन वो चले गए। और जैसे ही बसंत ने एक टोल लगाया कि गेंद मौसी के महल में, उस गेंद पर लिख रहा था रूप कुमार। देख के गेंद को दासी से मंगा लिया और देखती है गेंद को, कहती है कि इस पर जो लिख रहा है रूप कुमार, तो इसका खेलने वाला कैसा होगा। अब तो रूप जाता है अपनी मौसी के पास में गेंद लेने के लिए, तो त्रिया चरित्र फैला देती है। मौसी कहती है कि नहीं रूप, ऐसा है तू आ और रूप कुमार ले लूट मजा जिंदगानी का। और रूप कुमार कहता है कि तो पे नशा सवार मात तेरी जवानी का। हे मां, तुझ पे तो तेरा नशा सवार है, लेकिन तू मेरी मां के समान है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो रूप भागता है, उसकी जेठ भरती है मौसी, लेकिन फेंटा कटारी गिर जाते हैं रूप के भी, और उनको संभाल के रख लेती है। रानी त्रिया चरित्र फैला देती है, कोप भवन में चली जाती है, बिस्तर को पटक दिया, नीचे खाट को उल्टा कर लिया और उस पर बैठ गई, उस पर लेट गई रूप बसंत की मौसी। और दोस्तों, जब महाराज शंखपति पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये क्या हाल कर रखा है, कि इसका कारण तुम्हारे पुत्र शपूत पुत्र हैं, जिन्होंने इस प्रकार से मेरे पर हमला किया है। जब इस बात को सुना
तो शंखपति ने कहा कि पुत्रों पर तू दोष लगाती है, तुझे शर्म नहीं आती? लेकिन गवाही के रूप में दासी को बुला लेती है और कहती है कि दासी कहो, तो दासी भी गवाही दे देती है और कहती है ये फेंटा कटारी और देख लो। इस प्रकार से दो गवाह मिल जाते हैं महाराज शंखपति को, और महाराज शंखपति कहते हैं ठीक है, रूप और बसंत दोनों को फांसी का ऑर्डर दे दिया जाता है। जब दोनों को फांसी का ऑर्डर दे दिया जाता है तो दोस्तों नीचे बिस्तर ऊपर खाट, ये देखो गोरी के ठाट। क्या होता है, धीर सिंह जाता है और दोनों साइड में गोली चला के जल्लादों को भगा देता है और दोनों पुत्रों को छुड़ा ले जाता है। छुड़ा करके बहुत सी विपत्तियां आती हैं उन पर, लेकिन उनको झेलते हैं। अंत में वन में जाके धीर सिंह भी अलग हो जाता है, बसंत को सांप डस लेता है और रूप कहीं जाके राजा बन जाता है। राजा बनने के पश्चात रूप के दरबार में जब धीर सिंह पहुंचते हैं तो धीर सिंह पहचान लेता है, लेकिन रूप नहीं पहचान पाता है। इधर बसंत का विवाह भी एक चंद्रप्रभा नाम की लड़की से हो जाता है और चंद्रप्रभा से होने पर वो लड़की रूप के दरबार में पहुंच जाती है कि इसको तो हम हमारे महाराज को ले चलते हैं। और बसंत में वो लोग समुद्र में धक्का दे देते हैं, लेकिन मरता नहीं है, बसंत आ जाता है रूप के दरबार में। इस तरह से आता है एक कोड़ी कलंकी का वेश बना के। इधर वो चंद्रप्रभा लड़की रूप से कहती है कि जो मुझे रूप बसंत का किस्सा सुना देगा मैं तभी तुझसे विवाह करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। लेकिन रूप कहने लगा कि निश्चित ही कोई ना कोई बात है इसमें। ठीक है, हम रूप बसंत का किस्सा तुझे सुनवा देंगे, लेकिन तू ये बता हमसे फिर शादी कर लेगी कि हम तुझसे शादी कर लेंगे, लेकिन रूप बसंत का किस्सा चाहिए। इस प्रकार से रूप घोषणा करवा देता है और रूप बसंत का किस्सा सुनने के लिए कह देता है। तो दोस्तों दोनों आ जाते हैं और कहते हैं कि हम रूप बसंत का किस्सा सुना देंगे। तो सबसे पहले धीर सिंह आता है। तो धीर सिंह उस किस्से को कहकर के लाता है कि रूप बसंत दो चंद्रसेन के पुत्र थे और दोनों बड़े ही सपूत थे। उनके मां के मरने के पश्चात महाराज चंद्रसेन दूसरी रानी ले आते हैं। एक दिन गेंद खेलने दोनों लड़के गए थे, लेकिन उस गेंद को खेलने में गेंद चली गई मौसी के महल में। तो मौसी ने उनको फांसी दिलवा दी और फांसी दिलवा करके उन दोनों को वहां से धीर सिंह छुड़ा लेता है उनका काका। और छुड़ाने के पश्चात वो वन में चले जाते हैं। वन में दोनों पुत्रों को प्यास लगी हुई थी। धीर सिंह पानी लेने जाता है, लेकिन दोनों पुत्र जैसे ही वो पानी लेके आता है उसके पश्चात जाने कहां चले जाते हैं। ऐसा कह के धीर सिंह कह देता है कि इसके आगे की कहानी मैं नहीं जानता। तो इस बात को सुन के वो रानी कहती है कि नहीं, मुझे पूरी कहानी सुनाओ। तो फिर से वहां पर बसंत आ जाता है। तो बसंत कहता है, एक स्त्री के वेश में जाता है कि मैं पर्दे में से ही सुनाऊंगा। तो वह कहानी सुनाता है और सुनाने के पश्चात जहां धीर सिंह ने छोड़ी थी उस स्थान से उठाता है और कहता है कि जब धीर सिंह बिछट गया दोनों कुमारों से, उसके पश्चात बसंत को सर्प ने डस लिया और रूप जैसे ही उसके लिए कफन और लकड़ी लेने गया तब तक भगवान शिव ने आकर के उन्हें जीवित कर दिया और वहां से बसंत भी बिछड़ जाता है। इस प्रकार से रूप और बसंत दोनों बिछड़ जाते हैं। आगे चलने पर बसंत एक धोबी के घर रहने लगा, लेकिन क्या होता है, किसी सेठ का जहाज अटक जाता है। तो किसी ब्राह्मण ने बताया कि यदि इसमें बसंत ठोकर मार देगा तो ये जहाज चल जाएगा। तो बसंत को ले जाते हैं सेठ जी, और जैसे ही उन्होंने ठोकर मारी तो उस सौदागर का जहाज चलने लग गया। वो सोचने लगे कि इसको भी ले चलो, कहीं बीच में अटक गया तो फिर कैसे काम चलेगा। जब ऐसा हुआ तो बसंत को ले जाते हैं। बसंत एक चंद्रप्रभा नाम की लड़की से विवाह कर लेता है
उसके पश्चात उन सौदागरों ने बसंत के साथ में धोखा किया, उसे वो समुद्र में डाल देते हैं और कहते हैं कि इसे हम हमारे महाराज के लिए ले जाएंगे। अब इससे आगे की कहानी मैं नहीं जानता। ये सुनकर के चंद्रप्रभा आ जाती है दोस्तों पर्दे में और कहती है कि तुम ही बसंत हो, पहचान लेती है और धीरसेन से कहानी सुनने पर रूप पहचान लेता है कि तुम मेरे काका श्री हो। दोनों को नहलाया गया, अच्छे वस्त्र पहनाए गए। तो दोस्तों नीचे बिस्तर ऊपर खाट, ये देखो गोरी के ठाट। मैं समझता हूं श्रीमान राधे श्याम गुर्जर जी आपको तीनों तरह से आपका उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।